हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। और आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पार्ट सेकंड में कहानी में क्या दिया हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट की यदि बात की जाए तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि माइकल मोरपुर्गो की कहानी एक लिखी हुई है और उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस लिखा है कि वो एक रोल टॉप डेस्क को खरीद कर लाए और उस रोल टॉप डेस्क में उन्हें किसी का लेटर मिला है और अब उन्होंने उसको अनफोल्ड कर दिया है, वो उसे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने उसमें क्या पढ़ा, यही हम देखने वाले हैं इस पार्ट सेकंड में। चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग देखें तो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, कुछ ना कुछ क्रिसमस की बात यहाँ पर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारे इस पार्ट को, पार्ट सेकेंड। स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने लेटर को खोला तो लिखा हुआ है डियरेस्ट कोनी। कोनी किसका नाम है? मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम है। जिम की जो वाइफ है उनका नाम है। और ये लेटर किसने लिखा था? ये लेटर लिखा था 1914 में जिम मैकफर्सन ने। तो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को ये लेटर लिखा था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। अब यहाँ पर जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि मैं आज ये जो लेटर लिख रहा हूँ ये मैं बहुत ज़्यादा खुश मन से लिख रहा हूँ। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। आगे वो बोल रहे हैं कि इसलिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, कुछ बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। आगे जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं जो मुझे तुम्हें अभी के अभी बताना है, जो मैं अभी के अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो बहुत खुश मन से जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं और वो खुश क्यों है आगे हमें पता चलेगा, लेकिन खुशी खुशी तुरंत वो ये बात अपनी वाइफ को बताना चाहते हैं। आगे उन्होंने इंसिडेंट्स को लिखा कि वो क्यों खुश हैं, तो बोल रहे हैं वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे। हम कल अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। स्टैंडिंग टू का मतलब यहाँ पर है टेकिंग अप पोजीशंस। आप सोल्जर्स को देखेंगे, ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है? तो ज़मीन जैसे मान लीजिए कोई प्लेन लैंड है, आप प्लेन लैंड पर खड़े होकर डायरेक्टली तो आप अपोजिट आर्मी को शूट नहीं कर सकते। तो सोल्जर्स के लिए डगआउट्स बनाए जाते हैं, मतलब सुरंगें बनाई जाती हैं ज़मीन के अंदर और उन सुरंगों में छुप कर अपनी अपनी पोजीशन लेकर शूट करते हैं। जो डिफेंस वाली आर्मी है, जो डिफेंसिव आर्मी या फिर जो अपोजिट आर्मी है, उसको शूट करते हैं। तो ऐसे ही शूटिंग की पोजीशन पर खड़े हुए हैं जो जिम मैकफर्सन है। वो बोल रहे हैं कि कल हम लोग अपनी शूटिंग पोजीशंस पर खड़े हुए थे, ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। उसके बाद लिखा है यस्टरडे मॉर्निंग में खड़े हुए थे। जो यस्टरडे मॉर्निंग है वो कौन सी मॉर्निंग थी? आगे वो बोल रहे हैं क्रिसमस मॉर्निंग। तो कल की जो सुबह थी वो क्रिसमस मॉर्निंग थी और क्रिसमस मॉर्निंग पर हम लोग ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। यहाँ पर ट्रेंचेस की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ट्रेंचेस बोला जाता है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो डिचेस को, डीप डिचेस को ट्रेंचेस बोला गया है। आगे वो बोल रहे हैं क्रिसमस की मॉर्निंग है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि मैं तुम्हें कहता कि हमने उसकी शुरुआत की थी। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिड्स बिगैन इट। लेकिन आगे वो बोल रहे हैं लेकिन अशेम, शर्म की बात ये है, मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है कि हमने उस चीज़ की शुरुआत नहीं की, फ्रिड्स ने उस चीज़ की शुरुआत की है। ये फ्रिड्स का मतलब क्या है? फ्रिड्स यहाँ पर बोला गया है एक कॉमन सा नाम है जो जर्मन में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो नेहा एक बहुत कॉमन सा नाम है, राहुल एक बहुत कॉमन सा नाम है, पूजा एक बहुत कॉमन सा नाम है। तो ऐसा ही जर्मनी में बहुत कॉमन नाम चलता है जो कि है फ्रिड्स। तो यहाँ पर ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि हमने ये चीज़ स्टार्ट नहीं की थी बल्कि जर्मन्स ने ये चीज़ को स्टार्ट किया, फ्रिड्स ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? अब हम आगे देखते हैं क्या शुरुआत किया। तो फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो आर्मी को अपोजिट ट्रेंचेस से मतलब एनिमी वाली साइड से एक वाइट वेविंग फ्लैग नजर आता है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है और वाइट फ्लैग को लहराने का मतलब होता है कि पीस चाहिए, शांति चाहिए, वॉर को रोका जाए। तो सामने जो जर्मन सोल्जर्स है वहाँ से वाइट फ्लैग वेव होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। अब आगे क्या हुआ होगा? तो आगे then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas। अब जैसे ही वो वेव करता हुआ फ्लैग नजर आया, वाइट फ्लैग, उसके बाद उन्हें ऐसा पता पड़ा, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने देखा they were calling out to us, वो हमें आवाज़ लगा रहे थे और वो साथ ही साथ क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब आपने देखा फ्रिड्स किसका नाम है? जर्मन में एक बहुत कॉमन नाम है। ऐसे ही टॉमी बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है ब्रिटिश में। तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एक इंग्लिश नेम यूज़ होता है जो कि है टॉमी। तो उन्होंने
क्या चिल्लाते हुए बोला? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ के सोल्जर्स का नाम तो नहीं जानते, तो सारे ब्रिटिशर्स को संबोधित करने के लिए उन्होंने टॉमी नाम ले लिया। आगे बोला जा रहा है व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। हमें पहले तो बहुत सरप्राइज लगता है, और जैसे ही हम उस सरप्राइज को गॉट ओवर करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं अपने आप को, वैसे ही हम सब भी चिल्लाकर बोलने लगे सेम टू यू फ्रेड्स, सेम टू यू। हमने भी बोला सेम टू यू फ्रेड्स, सेम टू यू। थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। और आगे ऑथर ने ये कहा कि हमें लगा कि बस ये बात इतनी ही थी और यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। हैप्पी क्रिसमस उन्होंने विश कर दिया, हमने भी उन्हें सेम टू यू कर दिया, और इसके बाद हमारा जो वॉर है वो वॉर फिर से रिज्यूम हो जाएगा और फिर से हमारा जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगा। But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag। लेकिन उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। उसी समय पर क्या होता है कि एक जर्मन सोल्जर ट्रेंचेस के ऊपर कूद के आता है, मतलब अपनी सुरंग के ऊपर कूद कर आता है। उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था। तो जर्मन का जो यूनिफॉर्म है, सर्दियों वाला मौसम है क्योंकि क्रिसमस के समय सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों वाले मौसम में उन्होंने एक ग्रेट कोट पहना हुआ है। और वो क्या किया उसने, वो आ गया है ट्रेंचेस के ऊपर। वो आगे बोल रहा है चिल्लाता हुआ, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। किसी ने चिल्लाकर बोला कि लैड्स तुम शूट मत करना। यहाँ पर लैड्स का क्या मतलब है? लैड्स बॉयज़ के ग्रुप को बोला जाता है। तो वो जो जर्मन सोल्जर है वो ट्रेंच के ऊपर कूद कर आता है और वो क्या कर रहा है, वाइट फ्लैग को वेव कर रहा है और ऐसे हाथ हिला रहा है और बोल रहा है डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट, एंड नो वन डिड। और यहाँ से ब्रिटिशर्स में से भी किसी ने भी शूट नहीं किया। आगे बोला जा रहा है देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट। और थोड़ी ही देर बाद इन्होंने देखा कि एक और जर्मन सोल्जर पैरापेट पर आ गया। पैरापेट का मतलब क्या है? ट्रेंच के ऊपर की जो दीवार होती है, जो सरफेस है ट्रेंच के ऊपर का, गड्ढे के ऊपर का, उसको पैरापेट बोला। तो एक और फ्रिड्स, एक और जर्मन सोल्जर उनको पैरापेट पर नजर आता है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक। अब ये जो आपने जिम मैकफर्सन है, ये जिम मैकफर्सन अचानक से ही सोचते हैं, ये कुछ उम्मीद तो इन्होंने की नहीं थी, एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत है कि युद्ध चल रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो इनको एकदम से सरप्राइज़ लगता है और ये बोलते हैं कि सभी अपने आदमियों को, सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को बोलते हैं कि अपने हेड्स नीचे ही रखना, ये दुश्मन की कोई ट्रिक हो सकती है। लेकिन आगे जिम ने कहा बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी उन लोगों की। तो फिर ऐसा क्या था? ये जर्मन सोल्जर्स क्यों ऐसा कर रहे थे? वो क्यों कूद कर ऊपर आ रहे थे? अब आगे लिखा हुआ है वन ऑफ द जर्मन सोल्जर्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब एक जर्मन सोल्जर अपने इस हेड के ऊपर एक बॉटल को वेव कर रहा था और वो खुश होते हुए बोल रहा है इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, हम तुमसे मिलने आए, हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, क्या हम तुमसे मिलने आए? ये स्नैप्स और सॉसेज का मतलब क्या होता है? स्नैप्स एक्चुअल में एक जर्मन ड्रिंक होती है जिसे ग्रेन से बनाया जाता है। तो ग्रेन से बनने वाली एक स्पेशल जर्मन ड्रिंक को स्नैप्स बोला जाता है। इसी तरह ये जो सॉसेज है, ये सॉसेज कुछ बर्गर जैसा या हॉट डॉग जैसा नजर आता है। तो बोल रहे हैं कि आज क्रिसमस डे है टॉमी और हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज हैं, तो क्या हम तुम्हारे पास मिलने आए? यस, आ जाएं। आगे वो बोल रहे हैं बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। और थोड़े ही समय में, कुछ ही सेकेंड्स में उनको ये नजर आता है कि डजन्स ऑफ, 12 ऑफ, बहुत सारी जो मेंस हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, वो आ जाते हैं पैरापेट के ऊपर। और वो कहाँ आ रहे हैं? ब्रिटिश आर्मी की तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में कोई राइफल नहीं है, बॉटल्स लेके, स्नैप्स लेके, सॉसेज लेकर आ रहे हैं वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ। आगे लेटर में लिखा हुआ है जिम मैकफर्सन ने लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब सबसे पहले कौन आया? लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले आए और वो बोलते हैं कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज, हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम। और इसके बाद कोई किसी को नहीं रोक रहा था। यहाँ से ब्रिटिश सोल्जर्स नो मैंस लैंड की तरफ जा रहे थे और वहाँ से जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। ये नो मैंस लैंड क्या है? जो ये दोनों ट्रेंचेस हैं, दोनों आर्मीज की, इनके बीच की जो ज़मीन है उसको नो मैंस लैंड बोला गया है। नो मैंस लैंड इसीलिए बोला गया क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी वॉर होता है तो वो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होता, किसी खाली स्थान पर होता है, ऐसे स्थान पर जहाँ पर लोग नहीं रहते। तो उसी को ऑथर ने नो मैंस लैंड बोला है, जिम ने भी उसे नो मैंस लैंड बोला है।
आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। अब जिम बोल रहे हैं कि मैं एक ऑफिसर था, मुझे उसी समय उन लोगों को रोकना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। और इसके बाद जिम बोलते हैं कि मुझे रोकना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने उन लोगों को नहीं रोका, मैं उन्हें रोक ही नहीं पाया, और अच्छा किया कि मैंने उन्हें नहीं रोका। अब आगे देखिए तो आगे लिखा है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी। यहाँ पर जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि कोनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिड्ज ऑफिसर। आप मेरी फीलिंग जो थी उन फीलिंग्स को इमेजिन नहीं कर सकती जब मैंने फ्रिड्ज ऑफिसर मतलब जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, उनकी आंखों को देखा। Who approached me hand outstretched, जो मेरी तरफ कैसे आ रहा था, जो बाहें फैलाकर मेरी तरफ आ रहा था। और जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो तुम मेरी फीलिंग को इमेजिन नहीं कर सकते कोनी। और वो आगे आके जो जर्मन सोल्जर हैं, जो फ्रिड्ज हैं, वो आगे आके क्या बोलते हैं, हैंस वॉल्फ ही सेड। उन्होंने अपना नाम इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। तो ये आपके थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन की बातचीत हो रही है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। अब ये जो हैंस वॉल्फ हैं ये बहुत वार्मली जो जिम का हैंड है उसको होल्ड करते हैं और साथ में बोलते हैं माई नेम इज़ हैंस वॉल्फ। उसके बाद वो आगे बताते हैं आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। मैं कहाँ से हूँ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। डसेल्डॉर्फ जर्मन में एक प्लेस का नाम है। आगे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोल रहे हैं प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और मेरा एक्चुअल में ऑक्यूपेशन क्या है, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करता था। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन को ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है, जिसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है और साथ ही साथ गाना गाने वाले भी होते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। और बोल रहे हैं हैंस वॉल्फ कि ये क्या थे, ये एक्चुअल में सेलो बजाया करते। तो सेलो वायलिन जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सेलो बोलते हैं। और ये साथ साथ में बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। और ये सारी बातें वो कैसे बोल रहे हैं, जिम मैकफर्सन के हाथों को अपने हाथ में लेकर, उनकी आंखों में देखकर ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, बहुत मारकाट हो रही है और उसी ड्यूरेशन में क्रिसमस का फेस्टिवल होता है। ऑब्वियसली सभी सोल्जर्स अपनी अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं और उस टाइम पर ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिम मैकफर्सन की उस समय फीलिंग क्या होगी, वो क्या चीज़ फील कर रहे होंगे कि उनका एक एनिमे जैसे वो समझते थे वो उसने पहल की है उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, और इस तरीके की ये सब चीज़ें उस समय हो रही हैं। अब आगे पढ़िए तो आगे लिखते हैं जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हैंस वॉल्फ, तो ये भी अपनी बात बोलते हैं कि मेरा नाम है जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और ये भी उन्हें विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और मैं क्या हूँ ऑक्यूपेशन से, तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। अब आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि ये जो सोल्जर्स हैं इनकी कोई और लाइफस्टाइल पहले चल रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्हें अपने देश की रक्षा के लिए अपना ऑक्यूपेशन छोड़कर आर्मी में एक सोल्जर के रूप में आना पड़ा। तो उस समय ऐसा होता था कि जब भी इमरजेंसी की टाइम होता था और जब सोल्जर्स कम पड़ जाते थे तो जो कॉमन पीपल हैं वो कॉमन पीपल ही अपने देश की रक्षा के लिए आगे आते थे सोल्जर बनकर। तो ये दोनों ही जो लोग बातचीत कर रहे हैं ये कॉमन मैन ही हुआ करते थे। आगे फिर हैंस वॉल्फ बोलते हैं डोसेट, ही स्माइल। तो स्माइल करते हुए हैंस वॉल्फ बोलते हैं अच्छा तुम डोसेट से हो। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। हैंस वॉल्फ बोलते हैं मैं इस प्लेस को जानता हूँ और मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। तो हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स के पास, जिम मैकफर्सन के पास उस समय रम थी, एक प्रकार का अल्कोहल, तो ये दोनों रम को शेयर करते हैं और वो जर्मन्स जो सॉसेज को लेकर आए हैं सॉसेज को शेयर करते हैं। एंड वी टॉक टू कोनी, और हमने बहुत सारी बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हम लोगों ने लेकिन बातें कैसे की। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि जर्मन सोल्जर है तो उसे तो इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, उसे तो जर्मनी में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आगे जिम मैकफर्सन कोनी से बोल रहे हैं ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे। आप देखो इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, साथ ही साथ जर्मन का सोल्जर है हैंस वॉल्फ, फिर भी उन्हें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक जगह जो कि डॉर्सेट है उसके बारे में सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ।
तो ऐसा ऐसे पॉसिबल हुआ कि ये जो हैंस वॉल्फ है इन्हें पढ़ने का शौक है। आगे लिखा है जिम ने, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। मतलब कभी भी हैंस वॉल्फ डॉर्सेट में नहीं आए, कभी वो इंग्लैंड में नहीं आए। ये सारी चीज़ें ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उन्हें इंग्लैंड के बारे में जो भी पता है वो सारी चीज़ें पता चली। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसके अलावा वो इंग्लिश में बुक्स पढ़ते थे, इसीलिए वो इतनी प्यारी इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल पा रहे हैं। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके फेमस राइटर कौन है, वो एक ब्रिटिश ऑथर हैं जिनका नाम है थॉमस हार्डी, और इनकी जो फेवरेट किताब है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जो उनकी किताब है, जो फेवरेट किताब है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जिम मैकफर्सन ने किसके बारे में दिया, हैंस वॉल्फ के बारे में दिया। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गब्रिएल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो बोला जा रहा है कि नो मैन्स लैंड में हमने काफ़ी सारी बातें की, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हमने बातें की, हमने एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें की। तो हैंस वॉल्फ बोलते हैं कि हैंस वॉल्फ की एक वाइफ है, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। तो हैंस वॉल्फ की एक पत्नी है और उनका एक छोटा सा बेटा है जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी There were huddles of khaki and grey everywhere। तो जब जिम मैकफर्सन अबाउट मी देखते हैं, मतलब अराउंड देखते हैं अपने आसपास, तो उन्हें क्या दिख रहा है, उन्हें बहुत सारा ग्रुप दिख रहा है खाकी और ग्रे का पूरी तरफ। तो सब तरफ उनको खाकी और ग्रे नज़र आ रहा है। तो खाकी यूनिफॉर्म ब्रिटिशर्स की यूनिफॉर्म हुआ करती थी और ग्रे यूनिफॉर्म जर्मन्स की हुआ करती थी। तो आसपास उन्हें खाकी और ग्रे कलर ही नज़र आ रहा है। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो सब तरफ उन्हें कहीं से वॉर का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। उन्हें ये खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म में सोल्जर्स क्या करते नजर आ रहे हैं, स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब सेलिब्रेशन के मूड में सब कुछ उन्हें नजर आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे जिम मैकफर्सन लिखते हैं, हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब वंडरफुल क्रिसमस केक भेजा है कोनी ने अपने हस्बैंड जिम मैकफर्सन के लिए, और जिम मैकफर्सन क्या कर रहे हैं, हैंस वॉल्फ के साथ इसको शेयर कर रहे हैं, जितना केक बचा था उसको वो शेयर कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोला ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब देखिए, केक के ऊपर मार्जिपन लगाया जाता है। ये मार्जिपन होता क्या है, अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। तो शुगर, एग्स और आलमंड से एक स्वीट कवरिंग बनाई जाती है केक के ऊपर, उसे मार्जिपन बोलते हैं। और हैंस वॉल्फ का ये मानना था, उन्होंने उस केक को खा के बोला कि इतनी स्वादिष्ट मार्जिपन मैंने कभी अपने जीवन में नहीं खाई। एंड ही, और आगे एग्री भी होते हैं हैंस वॉल्फ से जिम मैकफर्सन इस बात पे एग्री भी होते हैं। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। आगे जिम मैकफर्सन लिख रहे हैं कि हम दोनों हर बात पर एग्री हो रहे थे, जबकि हम तो शत्रु हैं, दुश्मन है, तो हमें एग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग हर बात पर एग्री हो रहे हैं। देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। तो अपनी वाइफ को जिम मैकफर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी, और ये क्रिसमस पार्टी इनके लिए बहुत ही बेस्ट क्रिसमस पार्टी है और जिसे ये हमेशा याद रखेंगे। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल। अब जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता किसने ऐसा किया, लेकिन कोई एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब देखिए, फुटबॉल खेलने का मन बन गया है सभी सोल्जर्स का, लेकिन इनके पास गोल पोस्ट नहीं है। तो ये लोग गोल पोस्ट कैसे बनाते हैं, जो ग्रे कोट्स हैं, जो जर्मन सोल्जर्स के ग्रे कोट्स हैं, उनको एक के ऊपर एक मिट्टी पर रखा जाता है और उससे गोल पोस्ट बनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और आगे जब ये देखते हैं तो इनको क्या नजर आ रहा है कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, मतलब ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी एक दूसरे के अगेंस्ट फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं, ये जो बैटल फील्ड है वहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है, जिसे इन्होंने बोला है नो मैन्स लैंड। अब फुटबॉल मैच में क्या होता है, Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। अब देखिए, सबने अपने ग्रेट कोट्स को हटा दिया है, ब्रिटिशर्स ने भी हटा दिया, जर्मन्स ने भी हटा दिया, और सर्दी का दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी के समय इन्हें ठंड भी लग रही है, तो हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन क्या कर रहे हैं, ये चीयर कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहे हैं,
क्लैपिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टैम्पिंग, अपने पैरों को पटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ताकि कोल्ड थोड़ी सी दूर चली जाए, ठंड थोड़ी सी दूर चली जाए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। अब यहाँ पर जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि एक मोमेंट ऐसा आया जब मैंने देखा कि हैंस वॉल्फ और मेरी जो ब्रीथ है वो एयर में मिंगल हो रही है। मतलब हम लोग इतने एक जैसे हैं, हम लोग इतने एक जैसे हैं, भले ही हम डिफरेंट आर्मी के सोल्जर्स हैं लेकिन ओवरऑल हम क्या हैं, ह्यूमन हैं। तो ये बोलने का मतलब है जिम मैकफर्सन का। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर आपके मुंह से धुआं निकलता है, वो धुआं हवा में एक होता हुआ जिम मैकफर्सन को नज़र आता है। और जिम मैकफर्सन के अलावा इस बात को जो हैंस वॉल्फ है वो भी नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन लिख रहा है सॉ इट टू, ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, फिर थोड़ा सा रुकने के बाद हैंस वॉल्फ बोलते हैं जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। आगे हैंस वॉल्फ बोल रहे हैं कि इस तरीके से हमें वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। किस तरीके से? थ्रू अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के थ्रू हमें वॉर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आगे हैंस वॉल्फ बोल रहे हैं नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में किसी की मौत नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइव्स बिकम विडोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंस वॉल्फ के दिमाग में क्या आया, उनकी मनस्थिति ये कह रही है कि वॉर्स नहीं होनी चाहिए। सोल्जर्स हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि सोल्जर्स भी वॉर्स नहीं चाहते। वो बोल रहे हैं कि फुटबॉल मैच होना चाहिए। जब भी कुछ डिसएग्रीमेंट हो दो कंट्रीज़ के बीच में तो उन्हें क्या करना चाहिए, फुटबॉल मैच खेलना चाहिए और जो जीत गई टीम उसकी बात को मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे, किसी की पत्नियां विधवा नहीं होंगी। ये बात बोल रहे हैं हैंस वॉल्फ जो कि जर्मन सोल्जर हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इमेज दी हुई है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं खाकी और ग्रे कोट्स में आपको सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो ये देखिए नो मैंस लैंड में वो लोग मैच को खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच को खेल रहे हैं। अब ये बात किसने बोली फुटबॉल मैच की? ये बात हैंस वॉल्फ ने बोली। इस बात पर मजाक करते हुए जिम मैकफर्सन बोलते हैं आई वुड प्रेफर क्रिकेट। जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं नहीं, फुटबॉल मैच नहीं होना चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्हें पता है कि इंग्लैंड में जो क्रिकेट है वो ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ के लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। तो जिम मैकफर्सन ने बोला कि नहीं, फुटबॉल नहीं होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड हमेशा जीत जाए। आगे वो यही बोल रहे हैं वी लव्ड एट दैट, और दोनों ही इस बात पर हंसने लगते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों साथ में गेम को देखने लगते हैं। सेड टू से, दुखी होते हुए जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कोनी से फ्रिट्ज वॉन, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो जीत जाते हैं फुटबॉल मैच में 2-1, मतलब जर्मन सोल्जर्स 2 गोल्स कर पाते हैं और इंग्लिश सोल्जर्स केवल 1 गोल कर पाते हैं। लेकिन बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, जनरसली हैंस वॉल्फ ये बात बोलते हैं अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज इन क्वाइट फेयर। तो आखिरी में हैंस वॉल्फ ऐसा कोई घमंड नहीं दिखाते कि हम लोग जीत गए, हम लोग आपसे बेटर हैं। वो अपनी जनरॉसिटी को दिखाते हुए ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो गोल पोस्ट था वो बड़ा था इसलिए हम ज़्यादा गोल्स कर पाए, आपका गोल पोस्ट छोटा था इसीलिए आप ज़्यादा गोल्स नहीं कर पाए। अब आगे देखिए, आगे है द टाइम केम एंड ऑल टू सून, बहुत जल्दी से वो समय आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब वो समय आ गया जब सॉसेजेस, स्नैप्स, ये सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुके थे और ये जो गेम है ये गेम भी फिनिश हो गया। गेम फिनिश हो गया मतलब फिर से अपने अपने चेक पोस्ट पर जाने का टाइम आ गया है, जो टाइम ये दोनों ही नहीं चाहते। और ये समय आ गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। तो जिम मैकफर्सन यहाँ पर क्या करते हैं, जिम मैकफर्सन हैंस वोल्फ को गुड लक विश करते हैं और उसके बाद साथ में ये बोलते हैं कि आई होप कि तुम जल्दी से अपनी फैमिली से, अपने छोटे से बेटे से मिलो, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, ताकि जल्दी से ये क्या हो जाए, ये फाइट ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा पाएँ। यहाँ पर आप एक स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं जिम मैकफर्सन का कि वो कितना ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं और दोनों ही जो सोल्जर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, ये बुरा होते हैं जितने भी युद्ध होते हैं और इनको ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। आगे जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं मुझे लगता है हर सोल्जर यही चाहता है, दोनों ही साइड्स का, ऑन बोथ साइड्स। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ कहते हैं
टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन तुम अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं कभी इस मोमेंट को भूलूंगा ना ही तुम भूलोगे। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि हैंसवर्थ ने उन्हें सल्यूट किया और उसके बाद उनसे दूर जाने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। तो इस बात से जिम मैकफर्सन को ऐसा लगता है कि वो अनविलिंगली जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा जो वॉर हो रहा था वो वॉर फिर से शुरू हो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इतना अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था तो ये सेलिब्रेशन ही चलता रहे, क्यों हम दोबारा से युद्ध लड़े। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। तो उन्होंने जाते जाते बस एक बार पीछे पलट कर देखा, अपना हैंड वेव किया और उसके बाद वो ओझल हो गए जिम मैकफर्सन की आंखों से। जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन दोबारा अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, उन्हीं में से एक वो उनको दिखने लगे। तो ये जो है ये पूरी कहानी थी, जो कहानी आपको किसके बारे में बता रही है, जो कहानी आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बता रही है। आगे जिम मैकफर्सन लिखते हैं, दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। अब जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि जब रात हो गई और जब हम अपने डग आउट्स में सो रहे थे, डग आउट क्या होता है, डग आउट शेल्टर होता है, ये जो ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, जो सुरंग बनाए जाते हैं, वहीं पर डग आउट्स पे बनाए जाते हैं, जिसमें सोल्जर्स को रेस्ट जब करना होता है तो वो रेस्ट करते हैं। तो अपने डग आउट्स में जब ये ब्रिटिश आर्मी बैठी हुई थी या फिर सब लोग रेस्ट कर रहे थे, तो रात में इन्हें जर्मन आर्मी की तरफ से कैरोल सुनाई दे रहा है, जो बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। ये कैरोल क्या होता है, क्रिसमस के त्यौहार पर आप चर्चेस के आसपास जाएंगे तो आपको एक स्पेशल प्रकार की सिंगिंग नजर आएगी, सुनाई देगी। तो वो जो सिंगिंग है, स्पेशल प्रकार का म्यूजिक जो गाया जाता है क्रिसमस के उपलक्ष्य में ही, उसे कैरोल बोला जाता है। इट वॉज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, आगे बोल रहे हैं जिम मैकफर्सन कि वो एक बहुत ही साइलेंट नाइट थी। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और उस समय क्या किया कि हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी साथ में सुर मिलाया, वहाँ से कैरोल की आवाज़ आ रही है। तो हमारे जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हैं इन्होंने भी थोड़ी देर के लिए कैरोल साथ में गाया, और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है कि नाइट साइलेंट हो जाती है। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद सभी चुप हो जाते हैं। वी हैड our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। अब यहाँ पर जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि हमने एक ऐसा समय देखा युद्ध के बीच में जो पीस और गुडविल का मोमेंट था, और ये जो मोमेंट है इसको मैं अपनी पूरे जीवन ट्रेजर करूँगा, इसको मैं अपने पूरे जीवन याद रखूँगा। आगे जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं डियरेस्ट कोनी, अपनी वाइफ से बोल रहे हैं डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब अब अगले साल की क्रिसमस की बात बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ये जो वॉर है, ये वॉर कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस एक डिस्टेंट और बुरी मेमोरी की तरह याद रह जाएगा हमें। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मैं जानता हूँ कि आज जो हुआ इससे मुझे ये समझ में आता है कि दोनों ही आर्मीज कितनी ज़्यादा शिद्दत से पीस को चाहती हैं। वो चाहती हैं कि दोनों देशों के बीच में, सभी देशों के बीच में शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगैन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे श्योरिटी है इस बात की कि हम दोनों बहुत जल्दी साथ में होंगे। तो अपनी कोनी से वादा कर रहे हैं जिम मैकफर्सन कि अगले नेक्स्ट ईयर का जो क्रिसमस है उस क्रिसमस पर हम दोनों साथ में होंगे, ये जो वॉर है ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ, मतलब पूरी तरीके से श्योर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सोल्जर वॉर पर जाता है तो जनरली उसके वापस लौटने की श्योरिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिम मैकफर्सन कहीं ना कहीं एक होप दे रहे हैं अपनी वाइफ कोनी को कि मैं ज़रूर लौटूंगा तुम्हारे पास। आखिर में वो लिखते हैं योर लविंग जिम। तो ये था हमारा लेटर, जो लेटर किसे मिला है, माइकल मोर पुर्गो को मिला है। किस में मिला है, उस रोल आउट डेस्क में मिला है। और ये लेटर किसने लिखा है, एक ब्रिटिश सोल्जर ने अपनी प्यारी पत्नी कोनी के लिए लिखा है। अब कंप्रहेंशन चेक में देखते हैं हम क्या क्या है। तो हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, तो ये जो लेटर है ये लेटर किसने लिखा था और कब लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी। सॉरी, यहाँ पर जॉन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन है, उन्होंने इस लेटर को लिखा था जिस पर डेट लिखी है दिसंबर 26, 1914, और इन्होंने किसे लिखा था, तो अपनी वाइफ कोनी को इन्होंने इस लेटर को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। ये लेटर क्यों लिखा गया, क्या वंडरफुल थिंग हुई थी, क्यों जिम मैकफर्सन इतने ज़्यादा खुश थे। तो बोला जा रहा है द लेटर डिस्क्राइब
described a wonderful event. The two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated Christmas together. तो wonderful क्या था कि दो आर्मीज ब्रिटिश और जर्मन जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने एक साथ पीसफुली और बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स. तो जब ये दोनों सोल्जर्स नहीं थे, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन, तो इनका क्या ओहदा हुआ करता था, क्या ऑक्यूपेशन हुआ करता था? तो आंसर इसका ऐसा हो जाएगा, हैंस वॉल्फ के बारे में हमने देखा था कि वो सेलो प्ले किया करते थे और जिम मैकफर्सन एक टीचर हुआ करते थे. तो बस यही लिखना है आपको, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस played the cello in the orchestra and Jim was a teacher. Jim क्या थे? एक टीचर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड हैंसवॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? तो क्या हैंसवॉल्फ कभी डॉर्सेट में आए थे? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसे जानता हूँ? तो हैंसवॉल्फ के बारे में हमने देखा कि वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आए थे, उन्हें इसके बारे में स्कूल से पता चला था, वो जो इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं उससे पता चला था. तो हम आंसर को इस तरीके से फ्रेम करेंगे, नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. वो कभी डॉर्सेट नहीं आए थे. ही हैड ओनली रेड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड. तो फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड इनके फेवरेट ऑथर हार्डी की नॉवल है, उस नॉवल में, उस किताब में इन्होंने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था. आगे देखिए, तो आगे लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से घर वापस आए थे? आपको ये कैसे पता चला? आपको ये बताना है. आंसर इसका हो जाएगा, नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर. जिम मैकफर्सन कभी वॉर से घर वापस लौटे ही नहीं. परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व हिज लेटर्स. हमने ये बात का अनुमान हम कैसे लगा रहे हैं, वो लास्ट लेटर लिखा है कोनी ने जिम मैकफर्सन का. यदि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस घर जाते तो हो सकता है कि उसके बाद वो काफ़ी सारे और दूसरे लेटर्स भी रखते, और आखिरी इतने अच्छे तरीके से कोनी ने उसको रखा है एकदम अंदर की ड्रॉर में, सीक्रेट ड्रॉर में उसको छुपा कर रखा, और साथ में ये भी लिखा है कि इसे मेरे साथ दफना दिया जाए जब सही समय आए. तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि शायद वो जिम मैकफर्सन का आखिरी लेटर था जो उन्होंने कोनी के लिए लिखा था. तो ये सब था आपका पार्ट फर्स्ट. तो ये सब था आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड. तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हम देख चुके हैं, उसके पूरे कंप्रहेंशन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी आपने देखी, जिसमें आप एक हस्बैंड और एक वाइफ के बारे में कन्वर्सेशन देख रहे हैं, और दो सोल्जर्स के बीच के जो कन्वर्सेशन है उस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं. तो काफ़ी कुछ आपको सोल्जर्स की एक मेंटालिटी के बारे में पता चला. आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.